नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर प्रकार के एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनको सब जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, एनजी ट्यूब डालने के बाद कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वह सही स्थिति में है। पहला ऑप्शन है, ट्यूब के टिप को पानी के बाउल में डुबोकर देखना। दूसरा है, कुछ हवा डालकर सुनना। तीसरा है, एक्सरे पेशेंट का एक्सरे करके देखना। चौथा है सभी। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर है सभी। जब एनजी ट्यूब डालते हैं पेशेंट के, तब नेजल से लेकर गैस्ट्रिक तक अपने एब्डोमेन तक स्टमक तक डालते हैं, तो अपन ट्यूब के एक टिप में को पानी में डाल कर देखेंगे। अगर उसमें बबल्स आते हैं तो वह रॉन्ग पोजीशन में है, बबल्स नहीं आते तो सही पोजीशन में है। सिरिंज के द्वारा, दूसरा है, सिरिंज के द्वारा अगर एनजी ट्यूब में एयर पुश करते हैं और स्टेथोस्कोप को एपिगेस्ट्रिक पर लगा देखते हैं, अगर उसमें साउंड आ रहा है तो वो सही पोजीशन में है। और पेशेंट का एक्सरे कर भी अपन चेक कर सकते हैं एनजी ट्यूब सही पोजीशन में है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोकैलेमिया के निर्धारक लक्षण हैं। हाइपोकैलेमिया से क्या होता है उसका बताइए। पहला है स्पाइकी टी वेव, दूसरा है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, तीसरा है पॉजिटिव जॉयस्टिक साइन, चौथा है मसल वीकनेस। हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम की कमी। पोटेशियम की कमी, पोटेशियम कमी के कौन से लक्षण हैं इसके कारण। उसका सही आंसर है डी, मसल वीकनेस। ठीक है, मसल वीकनेस, पोटेशियम कमी से मसल वीकनेस। क्वेश्चन है, मरीज को एनीमा लगाते समय कौन सी पोजीशन दी जाती है। मरीज को एनीमा लगाते हैं तब उसको कौन सी पोजीशन दी जाती है। पहला ऑप्शन है सिम्स लेफ्ट लेटरल, दूसरा है प्रॉन, थर्ड है नी चेस्ट, फोर्थ है सिटिंग पोजीशन। लेफ्ट लेटरल देंगे, दाएं बाएं करवट लेटाएंगे, या फिर प्रॉन पेट के बल लेटाएंगे, या नी चेस्ट, या फिर सिटिंग बैठा कर देंगे। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ए, लेफ्ट लेटरल। ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में एनीमा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, लैक्टिक एसिड में कौन सा आईवी फ्लूइड नहीं देना है। लैक्टिक एसिड में कौन सा फ्लूइड नहीं देना है। पहला है एनएस, आरएल, मैनिटोल या डीएनएस। बताइए लैक्टिक एसिड में कौन सा फ्लूइड नहीं देना है। तो इसका सही आंसर है आरएल, क्योंकि आरएल में होता है लैक्टेट ना, तो लैक्टेट है तो इसको नहीं देना है। ठीक है, लैक्टिक एसिड में आरएल को नहीं देना है। सही आंसर है आरएल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का परीक्षण करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। आंख का परीक्षण के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर, पहला क्वेश्चन, पहला ऑब्जेक्टिव है ऑटोस्कोप, दूसरा है ऑप्थेल्मोस्कोप, तीसरा है प्रोक्टोस्कोप, चौथा है एंडोस्कोप। तो इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है डी, ऑप्थेल्मोस्कोप। आंख के परीक्षण के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑटोस्कोप होता है, यह है कान के परीक्षण के लिए करते हैं, कान के परीक्षण के लिए। ऑप्थेल्मोस्कोप आई के लिए, प्रोक्टोस्कोप कॉलॉन या एनल कैनाल के परीक्षण के लिए। एंडोस्कोप बॉडी कैविटी के परीक्षण किया था।
ठीक है। एंडोस्कोपी स्टमक का परीक्षण करना है तो अपन एंडोस्कोपी का उपयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज में एनजी ट्यूब डालने के लिए ट्यूब की लंबाई को कैसे नापते हैं? जब कोई मरीज खाना नहीं खा पाता है, ओरली नहीं ले पाता है ना, तो उसको अपन एनजी ट्यूब नेजल रूट के थ्रू अपने पेट तक ट्यूब डालते हैं, उसको बोलते हैं एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब डालने के लिए उसकी लंबाई को कैसे नापते हैं? पहला ऑप्शन है नाक की टिप से कान फिर जिफॉइड प्रोसेस तक, नाक से कान और कान से जिफॉइड प्रोसेस तक। बी है नाक की टिप से जिफॉइड प्रोसेस तक। सी है ए और बी दोनों, ए बी और ए बी। डी है नाक की टिप से पेट तक। बताइए सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ए, ठीक है। एनजी ट्यूब डालने के लिए उसकी लंबाई को नापते हैं नाक से कान और कान से जिफॉइड प्रोसेस तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम ग्लव्स पहनते हैं तो पहले कौन से हाथ में पहनते हैं? ठीक है, जब ग्लव्स को वेयर करते हैं तो पहले किस हाथ में पहनना है, लेफ्ट में या राइट में, कौन से हाथ में? तो पहला है ऑप्शन किसी भी हाथ में पहन सकते हैं। बी है प्रभावी हाथ में, मतलब डोमिनेंट हाथ में। सी है अप्रभावी हाथ में, नॉन डोमिनेंट हाथ में। डी है हमेशा सीधे हाथ में, ठीक है। किसी हाथ में प्रभावी हाथ मतलब जिस हाथ से अपन एक्टिवली वर्क करते हैं। अप्रभावी मतलब नॉन डोमिनेंट मतलब जिसमें हम वर्क नहीं करते हैं, मतलब डोमिनेंट होता है जिससे हम डेली एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। बताइए, और इसका सही आंसर है नॉन डोमिनेंट हाथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। जब भी ग्लव्स पहनते हैं तो पहले आप नॉन डोमिनेंट हैंड में पहनते हैं। अगर कोई आदमी हाथ राइट हाथ से काम करता है तो उसको लेफ्ट में पहनना है, कोई लेफ्ट से करता है तो उसको राइट में पहनना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान के मरने के बाद शरीर का कठोर हो जाना कहलाता है? जब शरीर मर जाता है, डेड बॉडी जो होती है, डेड बॉडी का मरने के बाद उसका स्टिफनेस, हार्डनेस जो होती है, हार्ड हो जाना, उसको क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अल्गर मोर्टिस, बी ऑप्शन है लिवर मोर्टिस, सी ऑप्शन है राइगर मोर्टिस, डी ऑप्शन है कार्डिक स्पॉट। बताइए मरने के बाद शरीर का कठोर हो जाना क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है सी राइगर मोर्टिस। मरने के बाद शरीर का कठोर हो जाना कहलाता है राइगर मोर्टिस। मरने के बाद शरीर में तीन चीजें होती हैं, मतलब तीन सिम्टम्स होते हैं। पहला होता है अल्गर मोर्टिस, दूसरा होता है लिवर मोर्टिस, तीसरा होता है राइगर मोर्टिस। अल्गर मोर्टिस जो होता है और लिवर मोर्टिस और जो राइगर मोर्टिस होता है, ये तीनों अलग अलग होते हैं। अल्गर मोर्टिस जो होता है इसमें शरीर का टेम्परेचर, तापमान कम हो जाता है, शरीर का तापमान कम होता है, ठीक है। लिवर मोर्टिस जो होता है वह बॉडी का रंग ना, कलर डल हो जाता है ना, फीका हो जाता है, कलर चेंज, ठीक है। कलर चेंज हो जाता है। और राइगर मोर्टिस जो होता है वह बॉडी का कठोरता होती है, ठीक है। मरने के बाद तीन सिम्टम आती हैं। अल्गर मोर्टिस तापमान कम हो जाता है, लिवर मोर्टिस में कलर चेंज आता है और राइगर मोर्टिस में शरीर में कठोरता आती है, ठीक। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डाटा एंड स्टेज रीनल डिसीज वाले मरीज के फ्लूइड स्टेटस के बारे में ज्यादा सही सूचना देता है? एंड स्टेज रीनल डिसीज वाले मरीज के में फ्लूइड स्टेटस के बारे में सबसे ज्यादा सही पता कौन देता है? पहला ऑप्शन है रोज वेट चेक करना, डेली वजन चेक करना। दूसरा है इनटेक आउटपुट चार्ट बनाना, कितना है ना, कितना पानी पिया, कितना पेशाब हुआ, उसके बारे में डाटा एंट्री करना। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करना, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम के डेली चेक करना।
या फिर सभी? बताइए। ज़्यादा सटीक ऐसा है, ज़्यादा सही सूचना कौन देता है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है रोज वेट चेक करना, डेली वजन चेक करना। ठीक है, डेली वजन चेक करना सबसे सही सटीक फ्लूइड स्टेटस के बारे में बताता है। ऑप्शन इनटेक आउटपुट भी है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी है, लेकिन सबसे सही पता कैसे करेंगे उसका है वेट चेक करना। ठीक है 1 टी स्पून बराबर कितने ml होते हैं? एक छोटी चम्मच बराबर कितने ml होते हैं? पहला ऑप्शन है 2 ml, ऑप्शन बी है 10 ml, ऑप्शन सी है 3 ml, ऑप्शन डी है 5 ml। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 1 टीस्पून में होता है 5 ml। ठीक, सही ऑप्शन इसका 5 ml। ठीक, नंबर 11 है बॉडी के असेसमेंट के लिए कौन सी मेथड है? बॉडी जब मरीज का असेसमेंट करते हैं उसके लिए कौन सी मेथड का उपयोग करते हैं? पहली है इंस्पेक्शन, देख के बताना, देखना है, पाल्पेशन, छूके, परकशन करके, टैपिंग करके, है ना। तो बताइए बॉडी असेसमेंट कैसे करते हैं, कौन से उपयोग करते हैं? इसमें है ऑप्शन है डी सही मेथड, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। बॉडी का जब असेसमेंट किया जाता है मरीज का तो उसमें बॉडी को देखा जाता है, उसको टच करके देखते हैं, परकशन उसको टैपिंग करके साउंड सुनते हैं, और ऑस्कल्टेशन उसकी साउंड सुन के, है ना, स्टेथोस्कोप वगैरह से उसका असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो असेसमेंट के लिए कौन सी मेथड है? उसमें इंस्पेक्शन भी है, पाल्पेशन है, परकशन है, ऑस्कल्टेशन, 4 विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 12 है आंख को कैसे साफ करते हैं? आंख को किस तरीके से साफ करते हैं? पहला ऑप्शन है इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, इनर को आंख से बाहर की ओर। दूसरा है आउटर कैंथस टू इनर कैंथस, या बाहर से अंदर की ओर। तीसरा है मिडल ऑफ आई टू आउटर कैंथस, बीच से लेकर बाहर की ओर। और चौथा है मिडल ऑफ आई टू इनर, बीच से अंदर की ओर। तो किस तरीके से आंख को साफ करते हैं बताइए सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है ए, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, अंदर से बाहर की ओर आंख को साफ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल आर्टरी कैंसुलेशन करने से पहले कौन सा टेस्ट करते हैं? पहला ऑप्शन है एलन टेस्ट, दूसरा है बेवर टेस्ट, तीसरा है रेने टेस्ट, चौथा है कोल टेस्ट। बताइए रेडियल आर्टरी कैंसुलेशन करने से पहले कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एलन टेस्ट। ठीक है, जब कभी रेडियल आर्टरी का कैंसुलेशन करना होता है तो उसकी कोलेटरल अल्लर आर्टरी जो है उसका सर्कुलेशन पता लगाने के लिए अपन कौन से टेस्ट करते हैं? एलन टेस्ट। और रेने बेवर जो टेस्ट हैं वह करते हैं ईयर के असेसमेंट के लिए, हियरिंग असेसमेंट के लिए। ठीक है, हियरिंग असेसमेंट के लिए। और कोल टेस्ट जो होता है वो होता है यूरिन में एल्ब्यूमिन का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो रेडियल आर्टरी कैंसुलेशन से पहले एलन टेस्ट करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्डर दवाई को तुरंत एवं एक ही बार देने के लिए प्रयोग करते हैं? दवाई को किसी मरीज को दवाई देना है, तुरंत देना है और एक ही बार देना है, उसके लिए कौन सा ऑर्डर का उपयोग किया जाता है? पीएनआर ऑर्डर, स्टेट डोज, सिंगल डोज या एचएस डोज? बताइए, इसका सही आंसर है स्टेट डोज। स्टेट डोज में उसमें मरीज को दवा देते हैं वो तुरंत, है ना,
इंस्टेंट दिया जाता है, तुरंत दिया जाता है, मतलब एक बार और अभी तुरंत एक बार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आइसोटोनिक फ्लूइड है? 0.9% NH, 3% NH, RL, D5.9%, 3% RL, 5% डेक्सट्रोज और ACD तीनों। बताइए आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी ऑस्मोलिटी ब्लड की ऑस्मोलिटी के बराबर होती है। ठीक है, बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ई, ACD तीनों, A, C और D ये तीनों आइसोटोनिक फ्लूइड है। और ये 3% NaCl है हाइपरटोनिक फ्लूइड है। ठीक है, इसकी ऑस्मोलिटी ब्लड की ऑस्मोलिटी से ज्यादा होती है। बेड रिडन मरीज को बेड सोर से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जब कोई मरीज परमानेंटली बेड पे सोया रहता है, जो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसको बेड सोर से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? का सही ऑप्शन है 2 घंटे में पोजीशन चेंज करना, मरीज को अच्छा खाना खिलाना, नमी से बचाना, रोज बेड पर नहलाना। इसका सही ऑप्शन क्या है? हर 1-2 घंटे में उसकी पोजीशन को चेंज करना, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा खाना खिलाना, नमी से बचाना भी बेड सोर से बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन उसकी अगर डेली हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर होता है ना, और बेड सोर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सबसे जरूरी क्या है? हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलिस कैथेटराइजेशन मरीज के यूरिन बैग को कैसे रखेंगे? हॉलिस कैथेटराइज मरीज के यूरिन बैग को कैसे रखेंगे? जिस मरीज को हॉलिस कैथेटर लगा हुआ है उसको जो यूरिन बैग है उसको कैसे रखेंगे? पहला ऑप्शन है मरीज के स्तर पर, मरीज के लेवल पर रखेंगे। बी ऑप्शन है मरीज के स्तर से नीचे या मरीज के जो लेवल है उससे नीचे रखेंगे। तीसरा है मरीज के स्तर से ऊपर, तो मरीज के जो लेटा हुआ है बेड पे उससे ऊपर रखेंगे। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा? मरीज के स्तर से नीचे। हॉलिस कैथेटर वाले मरीज को जो यूरिन बैग है वह हमेशा मरीज से नीचे की ओर रखते हैं, क्योंकि अगर ऊपर की ओर रखेंगे तो यूरिन बैग से वापस मरीज के पास आ सकता है, जिससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमेशा जो यूरिन बैग है वह मरीज के ऊंचाई के लेवल से नीचे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी टिश्यू अपना कार्य सबसे अच्छा किस तापमान पर करता है? जो अपना शरीर होता है वह अपना कार्य सबसे अच्छा कार्य किस तापमान पर करता है? पहला ऑप्शन है 32 से 36 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 34 से 36 डिग्री सेल्सियस, सी है 36 से 39 डिग्री सेल्सियस, डी है 38 से 40 डिग्री सेल्सियस। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है सी 36 से 39 डिग्री सेल्सियस। 36 से 39 डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान है उस तापमान पर अपनी बॉडी सबसे अच्छा कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के आसपास शरीर अपना सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट लॉस मैकेनिज्म में कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए हीट लॉस कैसे हीट लॉस नहीं होती? बताइए। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है एवेपोरेशन, चौथा है रेडिएशन। इसका सही आंसर है रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन द्वारा हीट का लॉस नहीं होता है। ठीक है, एवेपोरेशन द्वारा वाष्पन द्वारा होता है, हीट लॉस होता है। कन्वेक्शन संवहन द्वारा हीट लॉस होता है, और चलन कंडक्शन द्वारा हीट लॉस होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? रेडिएशन द्वारा हीट का लॉस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑक्सीजन सैचुरेशन को किस इक्विपमेंट से मापते हैं? बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड का, उसको किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा, किस मशीन द्वारा नापते हैं? पहला ऑप्शन है ऑप्थेल्मोस्कोप, दूसरा ऑप्शन है पल्स ऑक्सीमीटर, तीसरा ऑप्शन है गोनियोमीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑक्सीजन सैचुरेशन को किस मशीन द्वारा नापते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा उसको फिंगर में लगाकर पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा अपन ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है ड्रॉप इज इंडिकेटेड बाय। ड्रॉप का मतलब होता है बूंद। बूंद को किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है? GTTS या GTT या GT या DP? GTT, GTTS, GTT, GT या DP? बताइए बूंद को किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है? तो बूंद को इंडिकेट किया जाता है, बूंद एक है तो उसको इंडिकेट किया जाएगा GTT। ठीक है। इसका सही ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी, GTT। बूंद लिखा है GTT से। अगर बूंदे होता मतलब होता ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, बूंदे है ना, एक से ज्यादा है तो उसको इंडिकेट करते हैं GTTS से। ठीक है। एक बूंद है तो GTT, और बूंदे हैं बहुत सारी ड्रॉप्स हैं तो GTTS। ठीक है। बेहोश मरीज को ओरल केयर देते समय कौन सी पोजीशन देते हैं? कोई पेशेंट है अनकॉन्शियस कंडीशन में है, उसको ओरल केयर देना है, उसके मुंह की सफाई करना है, तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे? ऑप्शन 1 है सिटिंग पोजीशन, ऑप्शन बी है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन सी है साइड लाइन पोजीशन, ऑप्शन डी है फॉलोअर पोजीशन। सही तो सही ऑप्शन कौन सा है? बिठा कर देंगे, या सुपाइन सीधे लटा कर देंगे, या साइड लाइन साइड बिठा कर देंगे, या फिर फॉलोअर पोजीशन, इसको हेड ऊपर कर देंगे। तो इसका सही ऑप्शन है साइड लाइन पोजीशन। ठीक है। जब कभी भी कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको ओरल केयर देना है तो हमेशा उसको करवट दिलाकर ओरल केयर देंगे, क्योंकि अगर उसको करवट नहीं दिलाएंगे हो सकता है वो एक्सपायर कर सकता है। वो तो जो पानी है ना, पर माउथ वॉश कर रहे हैं तो उस पानी को वो एक्सपायर कर सकता है। ठीक है ना, इसलिए उसको हमेशा साइड लाइन पोजीशन देते हैं। क्वेश्चन है एक मरीज के ओरल टेम्परेचर और रेक्टल टेम्परेचर में कितना अंतर होता है? एक मरीज है उसका ओरल टेम्परेचर लेंगे और रेक्टल कैविटी से टेम्परेचर लेंगे तो उस टेम्परेचर में कितना अंतर होगा? बताइए। ऑप्शन ए है 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओरल कैविटी टेम्परेचर और रेक्टल कैविटी टेम्परेचर में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी डिहाइड्रेशन का आकलन किया जाता है। हम कैसे पता करेंगे कि जो मरीज की बॉडी है वह डिहाइड्रेट है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए है स्किन इलास्टिसिटी से, ऑप्शन बी है सन के नाइट से, ऑप्शन सी है थ्रस्ट से, ऑप्शन डी है सभी। त्वचा का खिंचाव, त्वचा कैसी है उसकी इलास्टिसिटी मालूम करेंगे। सन के नाइट उसकी सूखी आंखें, उसको थ्रस्ट प्यास लगी है, या सभी लक्षण उसमें दिख रहे हैं। तो ये कैसे पता करेंगे कि बॉडी डिहाइड्रेट है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सभी। जब कोई मरीज या जब कोई व्यक्ति की बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो उसमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लिए इलास्टिसिटी दिखेगी, सन के नाइन्स होंगी और थ्रस्ट होगा, उसको प्यास लगेगी, आंखें सूखी होंगी। माइक्रोड्रिप सेट से 1 ml में कितनी ड्रॉप्स होती हैं? माइक्रोड्रिप सेट से 1 ml में कितनी ड्रॉप्स होती हैं? बताइए।
ऑप्शन ए है 66 ड्रॉप्स, ऑप्शन बी है 60 ड्रॉप्स, ऑप्शन सी है 15 ड्रॉप्स, ऑप्शन डी है 45 ड्रॉप्स। माइक्रो ड्रिप सेट से, ठीक है ना, माइक्रो ड्रिप सेट से कितनी ड्रॉप्स होती हैं कैमल में? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 60 ड्रॉप्स। माइक्रो ड्रिप सेट से माइक्रो ड्रिप सेट से 1 ml में होती हैं 60 ड्रॉप्स, या फिर बोल सकते हैं 60 GTTS। एक होता है मैक्रो ड्रिप सेट। माइक्रो ड्रिप सेट को बोलते हैं पीडियाट्रिक ड्रिप सेट, इसको पीडियाट्रिक ड्रिप सेट बोलते हैं बच्चों में, ठीक है। मैक्रो ड्रिप सेट, मैक्रो ड्रिप सेट में 1 ml होती हैं 15 ड्रॉप्स, इसको बोलते हैं एडल्ट का, ठीक है ना। मैक्रो होता है पीरियड ड्रिप सेट, इसमें होती हैं 1 ml में 60, और मैक्रो ड्रिप सेट 1 ml होती हैं 15 ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीजी की रिपोर्ट में पीएच जो है यह आया है 7.5, CO2 है 35 mm ऑफ Hg, बाइकार्बोनेट है 33 मिलीग्राम पर लीटर। तो बताइए इसमें कौन सा एसिड बेस एम्बुलेंस है? एक मरीज का एबीजी की रिपोर्ट में पीएच 7.55 और CO2 35 और बाइकार्बोनेट 33 मिलीग्राम पर लीटर है। बताइए इसमें कौन सा एसिड बेस एम्बुलेंस है? बताइए। ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पीएच है 7.55, CO2 है 35 और बाइकार्बोनेट है 33 मिलीग्राम पर लीटर। बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। ऑप्शन क्या है सही? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। क्योंकि पीएच कितना है 7.55, तो पीएच है वो है 7.55 मतलब कैसा हो गया ये? अल्कलाइन, है ना। अल्कलाइन मतलब क्षारीय, है ना। नॉर्मल पीएच कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक, है ना। अगर 7.35 से कम होता है तो अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक, और इससे ज्यादा होगा तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय, मतलब बेसिक नेचर का ये हो जाएगा एसिडिक नेचर का, ठीक है। पीएच 7.5 से ज्यादा है, कैसा हो गया? अल्कलाइन, ठीक है। और PCO2 कितना है? 35। PCO2 नॉर्मल कितना होता है? 35 से 45 एमओबी। तो पीएच CO2 कितना है? वो है नॉर्मल है, और बाइकार्बोनेट जो कितना है वो है 33। बाइकार्बोनेट नॉर्मल कितना होता है? 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो बाइकार्बोनेट कैसा है? बड़ा हुआ है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा है, 28 से ज़्यादा है तो बड़ा हुआ है, तो बाइकार्बोनेट बड़ा हुआ है। तो बाइकार्बोनेट कैसा होता है? अल्कलाइन होता है, ठीक है, मतलब क्षारीय होता है। जब बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगा। CO2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है पीएच के, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगा,
ठीक। और जब CO2 जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, pH के। CO2 बढ़ेगा, pH कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर टेस्ट और रेने टेस्ट। वेबर टेस्ट और रेने टेस्ट में कौन सी क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन करते हैं? वेबर टेस्ट और रेने टेस्ट में कौन सी क्रेनियल का एग्जामिनेशन करते हैं? ऑप्शन ए है क्रेनियल नर्व 1, ऑप्शन 2 है क्रेनियल नर्व 5, ऑप्शन सी है क्रेनियल नर्व 7, ऑप्शन डी है क्रेनियल नर्व 8। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? वेबर टेस्ट और रेने टेस्ट में एग्जामिनेशन करते हैं क्रेनियल नर्व 8 का ऑप्शन सही है, क्रेनियल नंबर 8 का, ठीक है। 8 नंबर की क्रेनियल होती है, उसका अपन एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी मेथड IM इंजेक्शन की दवाई को टिश्यू से बैक फ्लो होने से बचाता है? बैक फ्लो होने से बचाता है। जब IM इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी जो मेडिसिन है उसको टिश्यू से बाहर होने से रोकने के लिए किस मेथड का उपयोग करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए? ऑप्शन ए है मसाज करके इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन लगाने से पहले मसाज करना फिर इंजेक्शन लगाना। दूसरा है 90 डिग्री एंगल से इंजेक्शन लगाना, 90 डिग्री एंगल पर इंजेक्शन लगाना। ऑप्शन सी है जिग जैग मेथड से इंजेक्शन लगाना, जिग जैग मेथड होता है ना, जिग जैग पैटर्न द्वारा इंजेक्शन लगाना, ठीक है। ऑप्शन डी है इंजेक्शन को धीरे से लगाना, इंजेक्शन को स्लो स्लो लगाना। बताइए कौन सी मेथड द्वारा मेडिसिन को टिश्यू से बैक फ्लो होने से बच सकते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जिग जैग मेथड। जिग जैग मेथड द्वारा इंजेक्शन लगाने से जो मेडिसिन है वह टिश्यू से बाहर बैक फ्लो नहीं हो पाती है, ठीक है। से ये मसल है तो इंजेक्शन हम जिग जैग पैटर्न लगाएंगे। क्वेश्चन है हॉस्पिटल में क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए मोस्ट इफेक्टिव तरीका, सबसे ज़्यादा कारगर, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए है हैंड वॉश, ऑप्शन बी वेंटिलेशन होना, ऑप्शन सी हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, ऑप्शन डी सभी। बताइए क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए मोस्ट इफेक्टिव तरीका कौन सा है? हैंड वॉश या वेंटिलेशन या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग? तो इसका सही ऑप्शन है हैंड वॉश। हैंड वॉश क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है, ठीक है ना। ब्रेडन स्केल किस लिए उपयोग करते हैं? ब्रेडन स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ब्रेडन स्केल का उपयोग ऑप्शन 1 है बर्न इंजरी के लिए, ऑप्शन बी है पेट सोर के लिए, ऑप्शन सी है मसल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, ऑप्शन डी है एंजाइटी लेवल को चेक करने के लिए। ब्रेडन स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए इसका सही ऑप्शन। तो सही आंसर है बेड सोर। बेड सोर का पता करने के लिए ब्रेडन स्केल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है थर्मामीटर को तापमान चेक करने के बाद कैसे क्लीन करते हैं? थर्मामीटर होता है उससे मरीज का टेम्परेचर लेने के बाद उसे कैसे साफ करेंगे? ऑप्शन 1 है बल्ब से स्टेम की ओर, बी है स्टेम से बल्ब की ओर, ऑप्शन सी है ओनली स्टेम को करेंगे साफ, या फिर ऑप्शन डी है बल्ब से मिडल की ओर। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्टेम से बल्ब की ओर। स्टेम से बल्ब की ओर थर्मामीटर को साफ करते हैं, स्टेम से बल्ब की ओर, ठीक है। और टेम्परेचर लेने से पहले कैसे साफ करेंगे? टेम्परेचर लेने से पहले बल्ब से स्टेम की ओर चेक साफ। थर्मामीटर है,
ठीक है। तो टेम्परेचर लेने से पहले, टेम्परेचर चेक करने से पहले उसको इसकी ओर साफ करें, ठीक है ना। बल्ब से स्टेम की ओर टेम्परेचर लेने से पहले चेक करते हैं, साफ करते हैं, और टेम्परेचर लेने के बाद स्टेम से बल्ब की ओर साफ करते हैं, ठीक है। आज के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे समझिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए।